हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल आइकन करियर्स। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है दैट इज बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ इंडिया। दैट इज 2027 में ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टार्ट करेगी पॉपुलेशन सेंसस। तो एज पर दी क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेफरेंस रखता है, उसको आज के सेशन में कवर करेंगे। और ध्यान रखें दैट इज वन ऑफ द पॉलिटिकल टॉपिक तो इंपॉर्टेंस रखेगा डेफिनेटली इन द एग्जाम ऑफ क्लैट 2027 सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में वो सब जो आप लोग जानना चाहते हैं वो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर दी डे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th ऑफ जुलाई बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज अ पॉपुलेशन डे। हर साल 11 जुलाई को भारत, दुनिया 11th ऑफ जुलाई पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करती है। तो न्यूज इज व्हाट? पॉपुलेशन सेंसस 2027 टू बी कंडक्टेड इन 2 phases। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि 2027 की जो पॉपुलेशन सेंसस है वो कितने फेजेस में होगी? द करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी 2। ध्यान रखें, एज पर दी ऑफिशियली जस्ट आफ्टर 10 इयर्स पॉपुलेशन कंडक्ट कराई जाती है, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन 2011 के बाद 2021 में पॉपुलेशन सेंसस होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू कोविड, एज यू ऑल अवेयर, 2021 में जो कोविड लगा का इफेक्ट 2-3 साल तक रहा, दैट्स व्हाई उस पर डिले हुआ। तो इन दैट केस अब जो पॉपुलेशन सेंसस होगी वो 2027 में कंडक्ट की जाएगी अलोंग विथ एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें फीचर्स क्या क्या है, इस पॉपुलेशन का फीचर क्या क्या है। तो पहला फीचर जो स्पेशल फीचर है इस पॉपुलेशन सेंसस 2027 का वो है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है जातिगत जनगणना। इसका मतलब ये होगा यहां पर कास्ट बेस्ड सेंसस भी की जाएगी। ठीक है, तो एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है जातिगत जनगणना। अभी तक क्या हो रहा था इंडिया के अंदर, जब भी हम पॉपुलेशन सेंसस की बात करते हैं तो यहां पर हम हर पर्टिकुलर हाउस होल्ड की पॉपुलेशन को ही काउंट कर रहे थे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। बट डेफिनेटली इससे पहले भी भारत में कास्ट सेंसस हुआ है जिसे हम SECC के नाम से जानते हैं। लेटर ऑन एक छोटा सा आर्टिकल भी इसमें आएगा, एक छोटा सा पैसेज आएगा अबाउट द SECC को लेकर। बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ये SECC होता क्या है। वो कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को के आधार पर भारत में पॉपुलेशन सेंसस की जाएगी। और इस बार इन्यूमरेशन का मतलब होता है जातिगत लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इस जाति के कितने लोग हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 2027 पॉपुलेशन सेंसस। तो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। द रेफरेंस डेट फॉर पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2027। द रेफरेंस डेट, जैसा कि हमने कहा कि ये पूरा पॉपुलेशन जो सेंसस होगा वो 2 डिफरेंट फेसेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो जो पहला फेज होगा या पहला पॉपुलेशन कंडक्ट किया जाएगा वो 1 मार्च ऑफ 2027 से होगा। कब से होगा? 1 मार्च 2027। इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस डेट पूछेंगे कि वो रेफरेंस डेट क्या है। तो आंसर आएगा 1 मार्च 2027। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। For the union territory,
like Ladakh and the non-synchronous snow-bound areas of the UT of Jammu and Kashmir and the state of Himachal Pradesh and Uttarakhand. The reference date will be first day of October 2026. इसका मतलब अगले साल 1 अक्टूबर 2026 से सबसे पहले स्नो बाउंड जो एरियाज है, जो हिली एरियाज है, जहां बर्फबारी होती है, उन एरियाज में पहले कंडक्ट की जाएगी एंड आफ्टरवर्ड्स वो सेकंड फेज को स्टार्ट करेंगे और सेकंड फेज स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 से। लेकिन उससे पहले जो स्नो बाउंड एरियाज होंगे वहां पर ये कंडक्ट करा जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से। तो ये दो डेट आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब the notification for intent of conducting population census with the above reference date will be published in the official gazette tentatively। अब ये सब कुछ करना तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगी, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया वो कब किया गया? 16 जून को किया गया, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1940। मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस करनी है, डिकेडल ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन कम हुई। दैट इज वन ऑफ द एक्ट जिसके अंदर ये सब किया जाता है। तो ध्यान रखिए, भारत के अंदर एक एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेंसस एक्ट 1948। उसके तहत एक सेक्शन दे रखा है, उस सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन नंबर के तहत ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, तारीख क्या थी? 16 जून 2025। डेसिनियल, डेसिनियल का मतलब होता है हर 10 साल। सेंसस ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड अभी तक कितनी बार हो चुकी है भारत में? 15 बार। अब दैट इज द 15 नंबर इज टोटल टिल बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो 15 नंबर आया है ये अभी तक का टोटल नंबर है। हम बात कर रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस भी और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। थोड़ा सा हिस्ट्री चलेंगे, उसको देखेंगे, कवर करेंगे। तो एज ऑफ 2011, इसका मतलब अब जो होने वाली वो कौन से नंबर की है? दैट विल बी द 16th पॉपुलेशन सेंसस इन 2027। While has been undertaken every 10 years beginning in 1872, that year is very remarkable year। अब पहली बार जब हुई वो 1872 में हुई थी, लेकिन हर 10 सालों में होगी, वो शुरू की गई 1881 से। कब से की गई? 1881 से। भारत के अंदर पहली बार 1872, लेकिन हमें हर 10 साल में करनी है। उसका पहला जो सेंसस किया गया वो 1881 में किया गया, तो उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। While it has been undertaken every 10 year beginning in 1872, उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। The first complete census was taken in 1872, but afterwards 10 साल का शुरू कहां से हुआ? 1881 से हुआ। Post 1949, it has been conducted by the Registrar General and Census Commissioner of India। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी अथॉरिटी है, वो कौन सी बॉडी है जो भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन सेंसस करवाती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। All the census since 1951 were conducted under 1948 Census of India Act। ये हमने अभी पढ़ा ही था कि भारत में जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो कौन से एक्ट के तहत होता है? सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, which predicts that the Constitution of India। National census will be done fully digitally। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस बार की पॉपुलेशन सेंसस का, पहला क्या था? पहला क्या था? अभी मैंने आपको कहा था वो पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हम क्यों इस पर्टिकुलर सेंसस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार एक तो क्या हो रहा है? इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट, जो मैंने यहां पॉइंट लिखा भी था, कहीं पर आपने देखा हो तो ये वाला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा फीचर क्या हो रहा है उसको भी आप समझ लेते हैं। फुली डिजिटली हो रहा है। अभी तक क्या होता था? मैन्युअली होता था, पेपर वर्क होता था। एक अधिकारी आपके घर आएगा, एक ऑफिसर आपके घर पर आएगा, वो डेटा लिखेगा और वो मैन्युअली लिखता था। लेकिन अब पहली बार भारत के अंदर फुली डिजिटल होने वाला है, इसका मतलब वाया मोबाइल। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, थ्रू अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन एंड विल बी कैरिड आउट इन 16 लैंग्वेजेस। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान रखना। का तरीका अगर आपको क्लियर है ना तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन।
जैसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन सेंसस, और अगर उसमें एक ऑप्शन आ जाए कि कंडक्टेड इन 15 लैंग्वेजेस, वो रॉन्ग हो जाएगा। कंडक्टेड अंडर द एक्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1947, ये गलत हो जाएगा। वाया द मैन्युअली, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स इसके अभी तक के याद रखना है। इन फैक्ट 2021 सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एलोकेटेड, क्योंकि देखिए इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन सेंसस होने जा रहा है, अराउंड 145 करोड़ लोगों को हमें इसमें इंक्लूड करना है, तो डेफिनेटली पैसा तो लगेगा। कितना पैसा लग रहा है? अराउंड $450 मिलियन का ये पूरा खर्चा होने वाला है, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा होगा, कि पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है। अब देखिए 2011 के सेंसस को एक बार अपन थोड़ा सा रिलीजन वाइज कंपोजिशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदूज की, मोर देन अराउंड 75%। इसका मतलब 70 या 80% के अराउंड हिंदूज हैं, मुस्लिम्स अराउंड 15%, क्रिश्चियंस अराउंड 2.3%, सिख अराउंड 1.7%, बुद्धिस्ट अराउंड 0.7% और जैन जस्ट ओनली 0.4%। तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदूज, फिर मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। दैट इज एन ऑफिशियली कंपोजिशन एज पर द सेंसस 2011। अब आता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। वैसे तो इंडिया में 2011 में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की गई थी, पूरा डेटा कलेक्ट किया गया, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया था। ध्यान रखें, इन ईयर 2011। लेकिन उससे पहले भी भारत के अंदर इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की गई थी, लेकिन ईयर प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली बार भारत में जब कास्ट सेंसस की गई तो वो कौन से साल की गई। देखिए 2011 आंसर नहीं होगा कि उस समय कास्ट सेंसस तो किया गया, लेकिन उसे ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। बट माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कंडक्ट तो हुए लेकिन पब्लिश भी हुए, तो प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को। कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट was a study of socio-economic status of rural and urban household and ranking of household based on predefined parameters। किसी भी चीज को अगर डेटा कलेक्ट करना है तो देयर आर सम पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स में मुझे क्या चीज देखनी है? एक तो मुझे देखना है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सामाजिक तौर पर कितने डेवलप्ड हैं, और दूसरा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, उनकी इनकम कितनी है, वो क्या बिलो पुअर्टी लाइन है, क्या अबव पुअर्टी लाइन है, डे का कितना कमाते हैं, मंथ का कितना कमा लेते हैं, या फिर वो ईयरली कितना कमा लेते हैं। द सेंसस इन रूरल एरियाज वाज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गांव में कौन करवाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन अर्बन एरियाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। लोगों को लगेगा कि नहीं एक ही मिनिस्ट्री करवाएगी, लेकिन देयर आर टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। रूरल के लिए हो गई रूरल डेवलपमेंट और अर्बन के लिए हो गए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Office of the Registrar General and Census Commissioner of India under the Ministry of Home Affairs provided technical support for SEC. So who is the main key person? तो ध्यान रखें, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन्हीं के सुपरविजन पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। द पर्पस ऑफ SECC 2011 was to enable evidence based policy making। देखो कोई भी चीज को डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं? ताकि हम पॉलिसी फ्रेम कर सकें, ताकि हमें एक्चुअल डेटा पता चल सके कि हमें किस तरह की पॉलिसी फ्रेम करनी है। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फॉर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। आपने देखा होगा जिनको जरूरत नहीं है तो भी वो भी कहीं ना कहीं उन वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठा लेते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है? तो जो सही में मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उन तक वो स्कीम्स नहीं पहुंचेगी और वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या डेवलप नहीं कर पाएंगे। इट इंक्लूडेड कास्ट enumeration but names of caste, tribes, religion were not shared publicly। ने कहा ना डेटा तो कलेक्ट किया गया लेकिन पब्लिकली उसको शेयर नहीं किया गया। 2011 was a unique paperless census utilizing over 6.4 lakh electronic handheld device for enumeration। पहले एक हैंडहेल्ड डिवाइस भी था, लेकिन अब जो किया जाएगा कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। This groundbreaking exercise demonstrated robust grievance resolution mechanism, processing 1.24 crore claims and objections with 99.7% resolution। इतना बड़ा डेटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, तो उस गलतियों को भी रिजॉल्व किया गया और कितना परसेंट तक रिजॉल्व कर लिया? 99.7% resolution rate आ गई। This is all about what? The topic is population census 2027
तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को कंप्लीटली थोरोली कवर करें, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको लिख लें, और कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो प्लीज मेंशन इनटू दी कमेंट बॉक्स। डन एवरीवन? So this is all about the topic socio-economic caste statistics along with the enumeration of caste. तो सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा तो वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल आइकन करियर्स। तो आज का हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास में, वो होगा वक्फ बोर्ड को लेकर। तो एज पर दी सीक्वेंस, जो पॉलिटिकल चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की जो सीरीज चल रही है एज पर दी क्लैट 2026 को टारगेट करते हुए, इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इज वक्फ बोर्ड के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इज देयर एनी क्वेरी, इज देयर एनी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है, प्लीज टू द कमेंट बॉक्स। चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। व्हाट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025? इज इट ओके? आई होप क्लियर है, विजिबल है, ऑडिबल है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम समझें कि वक्फ होता क्या है, वक्फ को समझने के लिए हम उसके मीनिंग पे चलते हैं। An endowment made by a Muslim to a religious, educational or charitable cause. मुस्लिम कम्युनिटी अगर अपनी कोई मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस, एजुकेशनल और चैरिटेबल पर्पस के हिसाब से अगर डोनेट कर देती है तो उसे वक्फ कहा जाता है। आई होप वर्ड इज वेरी मच क्लियर टू यू। डन एवरीवन? अब क्योंकि ये पूरा टॉपिक कुछ हिस्ट्री भी कवर करेगा और अलोंग विद दी करंट में क्यों न्यूज थी, उन दोनों को हम इसमें कवर करेंगे। तो लोकसभा में ये जो बिल है वो पास हुआ था ऑन 3rd of April 2025 को, राज्यसभा में ऑन द सेम डेट 3rd April 2025 को, और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इस पर साइन किया ऑन 6th of April 2025 को। जस्ट आफ्टर द 2 days पार्लियामेंट ने इसे प्रेसिडेंट को भेजा और प्रेसिडेंट फाइनली 6, ध्यान रखें तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, 6 अप्रैल 2025 को पास कर या साइन कर दिया। चलिए, इट कैन नॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड, इनहेरिटेड और इनकम्बर्ड। डोनेट की गई प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड को डोनेट की गई है, वो बेच नहीं सकते हैं, गिफ्ट नहीं कर सकते, इनहेरिटेड नहीं हो सकते। एक इंपॉर्टेंट का बैकग्राउंड है। तो चलिए अब थोड़ा सा पहले वक्फ बोर्ड को समझ लेते हैं। वक्फ बोर्ड है क्या? हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा जो बड़ा पावरफुल है। इट मींस अराउंड अभी इंडिया के अंदर यूटीज प्लस स्टेट्स मिलाकर 30 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड करता क्या है? वक्फ बोर्ड किसी भी एक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। जैसा कि 2022 में इन द मंथ ऑफ सितंबर तमिलनाडु में एक विलेज है थिरुचंदराई, पूरे के पूरे विलेज को ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी भी आई थी कि इंडिया का जो पार्लियामेंट बना हुआ है दैट इज अगेन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसा वक्फ बोर्ड ने अलग अलग जगह पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ऑन कर रखा है। ध्यान रखिए, पूरी प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप होती है वो अल्लाह होती है, इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम गॉड होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीजियस कनेक्शन बनाया हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो भी काम कर रहा है उसका ऑनर कौन है? दैट इज अ गॉड एंड द नेम ऑफ द गॉड इज अल्लाह, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है तो पहली चीज, जिस प्रॉपर्टी को वो वक्फ बोर्ड ले रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑनर की जिम्मेदारी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। और इन केस अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स शोकेस नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाए। सेकंड, अगर इन केस वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की हो चुकी है तो वो केस वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में जाएगा। मैं अभी जो आपको क्लियर कर रहा हूं दैट इज वन इज द पास्ट, मतलब ये पहले होता था। अब जो नया एक्ट आया उसमें क्या प्रोविजन है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था?
तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी का जो केस था वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता था। सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उस कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। थर्ड वन, उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल का जो हेड होता था वो एक मुस्लिम ही होता था, उसमें कोई वुमेन्स नहीं होती थी। उस पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड का जो CEO था वो मुस्लिम ही हुआ करते थे। तो ये प्रीवियस वन हिस्ट्री है जो वक्फ बोर्ड कैरी करके चल रहा था टिल 2025 तक। आई होप बड़ा क्लियर हो रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा अपन कवर करते हैं। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, ऑल्सो नोन एज उम्मीद एक्ट, इसको और क्या नाम दिया गया है? उम्मीद एक्ट नाम दिया गया है। इज एन अमेंडमेंट टू द वक्फ एक्ट 1995, जो पहले जो एक्ट आया था 1995 का, अमेंड किया गया विद द न्यू अमेंडमेंट 2025 के नाम से, और उस एक्ट को नाम दिया गया है उम्मीद। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाहते हैं? तो फर्स्ट वन, टू मैनेज, वो एक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो इंप्रूव करना चाहते हैं मैनेजमेंट, एड्रेस शॉर्टकमिंग्स, जो भी उसमें कमियां हैं उसको एड्रेस करें, एंड एनहांस द एफिशिएंसी, और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, तो शॉर्टकमिंग्स को हटाना, मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी लाना और एफिशिएंसी बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम कोई चीज को एड्रेस करेंगे तो इट मींस दैट वन इज ट्रांसपेरेंट एंड मोर एफिशिएंट। थर्ड वन, एनहांस गवर्नेंस बढ़ाना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले कुछ कमियां थी, वहां की जो कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स थे वो अलग थे, और रीस्ट्रक्चर करना है। तो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स, पहले लिमिटेड मुस्लिम कास्ट ही उस पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड में इंक्लूड होती थी, अब जितनी भी मुस्लिम सेक्ट्स हैं उन सबको इसमें जगह दी जाएगी। एंड बैकग्राउंड क्लासेस, इट ऑल्सो एड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू द सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल। ध्यान रखिए, तो नॉन मुस्लिम पर्संस को भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। टू एम्पावर मुस्लिम वुमेन्स, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, वुमेन्स को अगर जोड़ेंगे तो वो भी अपनी बात रख सकेंगे, उनके गवर्नेंस में रोल प्ले करेंगे, एम्पावर हो सकेंगे। रिपीलिंग का मतलब होता है हटाना किसी चीज को। द आउटडेटेड मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 एंड वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, उसको हटाया गया और उसकी जगह पर नया वक्फ एक्ट 2025 लाया गया है। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी सर्वे। द अमेंडमेंट ऑथोराइज कलेक्टर, अब पॉइंट क्या है, हु कंडक्ट द सर्वेज? The amendment authorized collectors to conduct the work survey and mandate the completion of any pending survey according to the state revenue law. जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, करीबन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स करीबन 40 से 45 हजार केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं इन डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के लेकर, तो उसको खत्म करना है, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। और वो सारा जो प्रोसेस है नए अमेंडमेंट में, कलेक्टर हैव द होल सोल अथॉरिटी। कंट्रोवर्सी क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल। अपोजिशन ये कह रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो करंट रनिंग गवर्नमेंट है पूरे वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करना चाहती है। दैट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्सी। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू द बिल एक्सपैंड्स द यूनियन कंट्रोल ओवर द वक्फ प्रॉपर्टी। Opposition concern, political opposition has expressed concern that the bill could be used to marginalize Muslims and take away property rights. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी मुस्लिम की प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया जाएगा और वो मार्जिनलाइज कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, वक्फ बोर्ड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट लैंड स्टेक ओनर इन कंट्री जस्ट आफ्टर द रेलवेज एंड द आर्मी। थर्ड लार्जेस्ट, अराउंड 8.72 lakh वर्क प्रॉपर्टी कवरिंग एन एरिया ऑफ मोर देन अराउंड 38 lakh एकर्स तक का इनके पास प्रॉपर्टी है। ये हमने कवर कर लिया है। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द वक्फ बिल? इन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स, लीगल डिस्प्यूट्स खूब चल रहे हैं, पावर का मिसयूज हो रहा है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, जेंडर की इनइक्वालिटी है और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इवोल्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड सिंस 1995, उससे पहले सबसे पहला जो एक्ट आया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 इंट्रोड्यूस रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले जो मुसलमान वक्फ एक्ट आया था 1923 में, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए नए रूल बनाए गए। इन 1954 जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस,
एस्टैब्लिश स्टेट वक्फ बोर्ड। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हर स्टेट का अपना एक वक्फ बोर्ड होगा, अंडर विच एक्ट इन इंडियन, अकॉर्डिंग टू द विच एक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्फ एक्ट 1954, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी उसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत एस्टैब्लिश की। फिर जस्ट आफ्टर दी 1954 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया 1995, पावर को डिफाइन किया गया ऑफ वक्फ काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स का इंट्रोडक्शन हुआ 1995 में, स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किए जाएंगे 1954 में। दिस आर इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन इन वक्फ लॉ इन इंडिया। इज इट ओके? ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर दी, इसको हम कवर अप कर लेते हैं। The Waqf Act was first passed by Parliament in 1954. It was later repealed and new Waqf Act 1995, which gave more power to the Waqf Board. In 2013, the Act was further amended to grant the Waqf Board extension powers to designate property as Waqf property. The Central Waqf Board Council, established in 1964, oversees and advises state level of across India. Currently, the majority of Waqf Board members are elected. But once the new bill become law, all the members will be nominated by the government. तो इसलिए तो जो अपोजिशन है कि वो कह रही है कि कंट्रोल करना चाहती है। तो पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, बट होता तो क्या था, वो इलेक्टेड मेंबर्स भी कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी के थे, बट उसको गवर्नमेंट चेंज करके नॉमिनेटेड प्रोसेस को अप्लाई करना चाहती है। एज पर द न्यू बिल, इवन अ न्यू नॉन मुस्लिम कैन बिकम अ सीईओ। नए लॉ के तहत नॉन मुस्लिम भी सीईओ बन सकता है, एंड देयर इज अ प्रोविजन दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड बी नॉन मुस्लिम। दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा, वुमेन्स को ऐड किया जाएगा, नॉन मुस्लिम जो हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वक्फ बोर्ड जो इस साल न्यूज में था। तो आई होप आपने दोनों वीडियोस, सेंसस ऑफ इंडिया 2027 एंड द वक्फ बोर्ड को अच्छे से कवर कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, खूब मेहनत करें, मॉक खूब दें, रिव्यू करें। इज देयर एनी पर्सनल टॉपिक यू वांट टू डिस्कस विद अस, प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपके रेलेवेंट टॉपिक्स को यहां पर कवर कर पाए। थैंक यू, बाय बाय।